हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। और आज मैं बोर्ड पे वीडियो नहीं बना रही हूँ, वैक्सीनेशन की वजह से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग किस शहर से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मुझे बताइएगा और मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। चलिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे कोई भी ह्यूमन बॉडी होती है यानी कि कोई भी शरीर होता है, और मानव का ही क्यों, किसी भी जीव का जो शरीर होता है, कोई भी पादप होता है, तो उसे किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत। हम स्पेशली बात कर रहे हैं ह्यूमंस की। ठीक है, तो उसे किसकी जरूरत होती है? एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उसे चलने फिरने के लिए, बोलने के लिए, सोने के लिए, सोचने के लिए, और कुछ भी नहीं हो तो मेंटेनेंस जॉब यानी कि उसके शरीर की जो टूट फूट हो जाती है, कोशिकाएं टूट जाती हैं, वो नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत। अब ये ऊर्जा कहाँ से आएगी उसके पास? ये ऊर्जा उसे आएगी फूड से। फूड यानी कि भोजन से। तो भोजन का क्या होता है कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है इसके पुराने वीडियो में, आप यहाँ पे लिंक से देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हमें किसकी जरूरत होती है? फूड की, यानी कि भोजन की। जब ये भोजन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है यानी कि पाचन तंत्र में जब जाता है, तो पाचन तंत्र में इसका जब पाचन होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट और वसा जब पचते हैं तो बन जाता है ग्लूकोज। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि जब प्रोटीन का पाचन होता है तो क्या बनता है, क्योंकि मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स और वसा पचते हैं तो बनता है ग्लूकोज। तो आप मुझे बताएंगे कि प्रोटीन का पाचन होता है तो क्या बनता है। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमने जो भोजन किया और उस भोजन के पाचन से जो ग्लूकोज बना, उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी, उससे हमें ऊर्जा मिल जाएगी? क्या ये सफिशिएंट है? नहीं, ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए होगी ऑक्सीजन। ठीक है, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो इस ग्लूकोज को तोड़ देंगे, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। जब ये ग्लूकोज टूटेगा, इसका दहन होगा या इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसके बाद हमें मिलेगी यहाँ पर एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो बड़ी सिंपल सी साइकिल लग रही है कि भाई एनर्जी प्राप्त करने के लिए आपने फूड लिया, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमने ऑक्सीजन उसके साथ मिलाई और हमें ऊर्जा मिल गई। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्लूकोज हमें मिला है, किसी वजह से अगर ये ऑक्सीजन हमें ना मिल पाए तो क्या हमें एनर्जी नहीं मिलेगी? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो हमें कैसे मिलती है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम देता है कि अगर ग्लूकोज के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा, और ऑक्सीजन मिलती भी है तो वो कहाँ से मिलती है, किस तरीके से प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम इस सिस्टम में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए, जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज सबसे पहले कोशिका द्रव में जाकर टूट जाता है। अब ये जब टूटता है तो बनता है पाइरूवेट। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6। ठीक है, जब ये टूटता है तो ये बन जाता है पाइरूवेट। पाइरूवेट जो होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसमें टूटा, तो जब ये टूटा तो इसके साथ बन गया ऊर्जा। ठीक है, तो कुछ ऊर्जा तो हमें यहाँ से प्राप्त होगी, यानी कि हमारा एक काम तो यहाँ पर हो गया कि कुछ ऊर्जा हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई है। अब हमारे पास सवाल ये था कि या तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ये राइट लगाया हुआ है, और या फिर ये ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब दोनों केसेस में क्या होगा? अगर जब भी पाइरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट के, वो बदल जाता है एथिल अल्कोहल में, यानी कि इथाइल अल्कोहल में। और अगर ह्यूमन की बात करें यानी कि मानव की बात करें, तो ये जो पाइरूवेट है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये बन जाता है लैक्टिक अम्ल। देखिए, आप इसको ऐसे समझना, क्या हो रहा है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज आया पाचन तंत्र के माध्यम से, वो ग्लूकोज बदल गया पाइरूवेट में। कहां पर? कोशिका द्रव में। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। उसके आगे बात यह है कि अब मान लेते हैं उस पाइरूवेट को ऑक्सीजन नहीं मिली। मान लेते हैं कि जो पाइरूवेट बना है अभी तक कोशिका द्रव में, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। अब उसको जब ऑक्सीजन नहीं मिली, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जैसे कि एक धावक है,
वो दौड़ रहा है, दौड़ते 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 क्या हुआ कि वो जितना सांस ले रहा है उससे भी कहीं ज्यादा ऊर्जा उसे चाहिए। ठीक है, वो सांस ले रहा है, उसके शरीर में ऑक्सीजन जा रही है, पर वो ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है, उसको ऑक्सीजन कम पड़ रही है। तो कम पड़ रही है यानी कि कभी कभी तो ऑक्सीजन मिल जाएगी उसको, पर सारे पायरोबेट्स को वो ऑक्सीजन नहीं मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो दौड़ रहा है, उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाई, तो उसकी मांसपेशियां जो है वहां पर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, और अगर उसे ऑक्सीजन मिल गई तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। यानी कि ये जो पायरूवेट है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में, और ये पायरूवेट को ऑक्सीजन मिल जाती है तो बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। बस आपको याद ये रखना है कि ये वाली जो घटना होती है, ये वाली जो घटना वो होती है मांसपेशियों में, और ये वाली जो घटना होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, सामान्य रूप से जैसे मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, बहुत आराम से बैठी हुई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वक्त क्या हो रहा होगा, ये ग्लूकोज पायरूवेट में बदलेगा, फिर मैंने ब्रीथ किया, ऑक्सीजन अंदर गई, उस ऑक्सीजन और पायरूवेट ने मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा बना ली और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और जल बना लिया। यहाँ पर जब कोई दौड़ रहा होगा, कोई हार्ड वर्क कर रहा होगा, तो पायरूवेट ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से लैक्टिक अम्ल बना लेगा। पता कैसे चलेगा कि लैक्टिक अम्ल बना है कि कार्बन डाइऑक्साइड बना है? देखिए, जब लैक्टिक अम्ल बनता है ना शरीर में, तो शरीर में ऐंठन होती है, दर्द होता है। तो जब कोई धावक दौड़ता है तो उसकी मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, उसकी मसल्स में टाइटनेस आ जाती है, दर्द होने लग जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि शरीर में डेफिनेटली क्या बना है, लैक्टिक अम्ल बना है। तो आप इस वाली जो स्लाइड को मैंने बनाया है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वाली जो घटना मैंने यहाँ लिखी थी वो मनुष्यों में नहीं होती है। ठीक है, ये वाली घटना और ये वाली घटना दोनों मनुष्यों में होती है। और जब ये बनता है लैक्टिक अम्ल, इसके साथ भी ऊर्जा बनती है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो इसके साथ भी ऊर्जा बनती है, यानी कि ऊर्जा यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी। ठीक है, चलिए, अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि ये ऊर्जा बन गई, यहाँ पे भी ऊर्जा बन गई, थोड़ी सी ऊर्जा पायरूवेट के टाइम पे भी बन गई। इस ऊर्जा को हम यूज कर लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में आती कहाँ से है? तो आती कहाँ से है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिखाई देता है, ये हमारे श्वसन तंत्र से आती है। ठीक है, अब श्वसन तंत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये है कि हमारे श्वसन तंत्र में पहला जो भाग होता है वो होता है नासिका। ठीक है, नासिका का मतलब नोज होता है, वो आप जानते हैं। क्या होता है नोज में? नोज में आपके दो नोजल जो नोस्ट्रिल होते हैं, मतलब दो छेद होते हैं जिसमें से वायु अंदर जाती है, और ये जो दो छेद होते हैं ना, वो बीच में से एक कह सकते हैं उपास्थि होती है, जिसके द्वारा सेपरेट होते हैं। ठीक है, आपके जो नाक के बीच में हड्डी होती है उसके द्वारा वो सेपरेट होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहा जाता है नेजल सेप्टम, SAPTUM, सेप्टम, नेजल सेप्टम कहते हैं। ठीक, अच्छा, नासिका जहाँ खत्म होती है वहां शुरू होती है ग्रसनी। आप देखिएगा, मैं अभी आपको डायग्राम्स के साथ ही दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। नासिका सिंपल एक नासिका तो आप जानते हैं, ग्रसनी की बात करते हैं। देखिए, ग्रसनी का मतलब क्या होता है कि गला, एक तरीके से तो गले का जो अंदर वाला भाग होता है वो ग्रसनी होती है। ग्रसनी मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाई थी, वहां पर हमने देखा था कि जो ग्रसनी होती है ना, उसमें से दो नलियां जाती हैं। एक नली होती है आहार नल और एक नली होती है श्वसन नली। आहार नल और श्वसन नली को जोड़ने के लिए एक फिगर होता है जिसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, उस एपिग्लॉटिस का मतलब क्या होता है कि वो ये सुनिश्चित करता है कि जो वायु है वो श्वसन नली में जाए और भोजन है वो भोजन नली में जाए, दोनों इधर उधर ना चली जाए। तो एक कैपनुमा ढक्कनुमा संरचना होती है, जिसे आप पाचन तंत्र वाले वीडियो में पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तीसरा यहाँ पे एक चीज और होती है गले के आगे, बाकी यंत्र जिसे कहा जाता है लैरिंग्स कहा जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे जो मेल होते हैं, यानी कि लड़के होते हैं, उनका गला जो होता है ना वो कुछ उठा हुआ सा होता है यहाँ से गले से, जिसे हम एप्पल भी कह सकते हैं, टेडुआ भी कह सकते हैं। तो ये वो कुछ उठा हुआ सा भाग होता है ना, वही ये होता है बाकी यंत्र। उससे क्या होता है देखिए, मैं बताऊं, उसके अंदर कुछ हड्डियां या उपास्थियां होती हैं और कुछ झिल्लियां होती हैं, और उन झिल्लियों से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से आवाज
सुनाई देती है, ठीक है। और लड़कों का जो होता है वो बाक्यंत्र का साइज थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि बाहर की तरफ उभार होता है उसमें। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, श्वसन तंत्र यहाँ से नहीं होता है ज़्यादा इफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, जिसमें हम ट्रैकिया और ब्रोंकाई के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ट्रैकिया क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम दिए हुए हैं। जैसे आपका यहाँ से अंदर से शुरू होता है, तो ये जो भाग दिखाई दे रहा है ना आपको, जो कर्सर के ऊपर देखिए आप, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ना, वो आपका ट्रैकिया वाला भाग है, यानी श्वसन नली जिसे कहा जाता है। और आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस है, मैं जिसकी बात कर रही थी, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि भोजन भोजन नली में जाएगा और वायु श्वसन नली में। तो ये एक ढक्कनुमा संरचना है, ठीक है, जैसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये जो नली दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो नली दिखाई दे रही है, वो नली है आपकी श्वसन नली यानी ट्रैकिया। तो इसमें भी आपको क्या देखना है, ये लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास कुछ लंबी होती है और बस आगे चल के ये 2 भागों में बढ़ जाती है। इससे ज़्यादा हमें कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। थोड़ी सी छल्लेनुमा संरचना होती है, आपको देखो रिंग्स दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में आप सुन सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि ये क्यों होता है। ये छल्लेनुमा इसलिए होती है, डायरेक्ट पाइप इसलिए नहीं होता है कि चिपक ना जाए आपस में, ये चिपकने से रोक देती है एक दूसरे को। पता है क्या, अगर ये चिपक जाएगी ना तो श्वसन अंदर जाना बंद हो जाएगी, और अगर वायु अंदर जाना बंद हो गई तो जीवन पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये थोड़े छल्लेनुमा इसमें संरचना होती है, बस यही कुछ खास बात है। आगे की बात देखते हैं कि श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई क्या होता है। देखिए जब ये नली आगे जाती है तो ये 2 हिस्सों में बट जाती है, एक हिस्सा जाता है राइट साइड में और एक जाता है आपका लेफ्ट साइड में। तो ये जो 2 भागों में बटा हुआ हिस्सा है ना, जो बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं, ये यहाँ तक का हिस्सा, ठीक है, तो इसे कहा जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई भी सेम होता है, वो छल्लेनुमा संरचना होती है, बस ये जो होती है वो आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाती है। आपका एक लेफ्ट फेफड़े में जाता है और एक राइट वाला फेफड़े में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद में ये जो आगे चलते हैं हम, तो इससे पहले देखिए ब्रोंकाई के आगे चलने के बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी, ये आती रहती हैं। जैसे ये और छोटे भागों में बढ़ जाती है, उसके बाद में देखेंगे आप ये और छोटे भागों में चलेगी और ये और छोटे। इसको हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहते हैं। तो जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ क्या करता है, नीचे से अगर हम इसको उल्टा कर दें, इस डायग्राम को अगर घुमा दें, तो आप देखेंगे कि पेड़ नीचे से सिंगल उसमें आता है, फिर डिवाइड हो जाता है, फिर ब्रांचेस में और डिवाइड हो जाता है, फिर और ज़्यादा डिवाइड होता है और लास्ट में जाके यहाँ पत्तियाँ लग जाती हैं। तो वो जो पत्तियाँ वाला सेक्शन है ना, वो कैसे होगा, देखिए आप इसमें भी आगे जाते जा रहे हैं, वो होता है हमारा एल्वियोली। यानी कि देखिए जैसे ये आता गया, आने के बाद जब ये आगे लास्ट पहुंच जाता है ना, वहाँ पे ये गुब्बारे नुमा संरचना होती है, और इस गुब्बारे नुमा संरचना को कहा जाता है एल्वियोली यानी कि वायु कोष्ठक। इसमें क्या होता है कि लगभग 15 करोड़ के आसपास ये हमारे छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं। और जब भी वायु इसमें से आती है, तो वायु कैसे आती है कि पहले नोज में जाएगी, फिर ये आपके क्या बोलते हैं ग्रसिका में जाएगी, उसके बाद ट्रैकिया में आएगी, ब्रोंकाइज में आएगी, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई में जाके, और लास्ट में ये जो छोटे यहाँ पे लगभग 10-15 करोड़ के आसपास ये आपके एल्वियोली होते हैं, यानी वायु कोष्ठक होते हैं, उनके अंदर वो वायु जाके भर जाएगी, ठीक है। ये इनके अंदर वायु जाके भर जाती है, तो ये भर जाती है। और यहाँ पे ना ये रेड कलर में क्यों दिखाया हुआ है, क्योंकि इनके चारों तरफ घूम रही होती हैं ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त की नलिकाएं। जब इनके चारों तरफ रक्त की नलिकाएं घूम रही होती है ना, तो क्या करती हैं, जैसे ऑक्सीजन इनके अंदर जाता है ना, वो सारा का सारा ऑक्सीजन किसको दे देती हैं, रक्त को दे देती हैं। तो आप याद कीजिए कि जब हमने, देखिए मैं आपको ये वाले डायग्राम पे वापस ले चलती हूँ। आप याद कीजिए जब हमने फूड का डाइजेस्ट किया था, फूड को डाइजेस्ट किया था और ग्लूकोज बन गया था, तो ये ग्लूकोज भी छोटे आंत ने किसको दे दिया था, ब्लड को दे दिया था। ये वाला जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद छोटी आंत में पहुंचा था, यानी कि इंटेस्टाइन में पहुंचा था, तो ये इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंच गया था, ब्लड के पास। और सिमिलरली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है वो भी किसके पास पहुंच गई, ब्लड के पास। और ब्लड इस ग्लूकोज को और इस ऑक्सीजन को दोनों को ले जाता है कोशिका के पास। और जब ये कोशिका के पास वायु और ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों पहुंच जाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों पहुंच जाते हैं, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी, सब जगह बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये पूरा सिस्टम काम करता है। अच्छा, ये हमने देखा, ये देख लिया, ठीक है। अब चूंकि ये जो एल्वियोली होती है ना, वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, एकदम कैसे होती है,
गुब्बारों के जैसे। तो ये फूट भी तो सकती है ना, अगर ज़रा सा प्रेशर पड़ा, किसी ने एकदम पंच वंच कर दिया तो ये टूट फूट सकती हैं। इसलिए ये सुरक्षित होती हैं फेफड़े यानी कि लंग्स के चारों तरफ। ठीक है, तो आप ये वाले डायग्राम से देख सकते हैं, ये वाले, ये जो अंदर एल्वियोलीज होंगी यानी वायु कोष्ठक होंगे, उनके चारों तरफ एक आवरण होता है। इस आवरण को कहा जाता है फेफड़े यानी कि लंग्स। तो ये दो होते हैं हमारे पास, ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर होता है हार्ट यानी कि हृदय। और ये जो फेफड़े हैं, ये लंग्स हैं, वो भी सुरक्षित होते हैं। वो किससे सुरक्षित होते हैं? रिब केज से। यानी कि यहाँ पे जो पसलियाँ होती हैं ऐसे आपके, ऐसे कितनी पसलियाँ होती हैं बता सकते हो आप मुझे? चलिए कमेंट करके बताना है ना, कितनी पसलियाँ होती हैं। तो ये जो पसलियाँ होती हैं यहाँ पर, उनसे हमारे ये फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा पाचन तंत्र, सॉरी, ये था हमारा श्वसन तंत्र। और आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़ा डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश की है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका। और अगर आप मुझे कोई भी मैसेज करना चाहते हैं, और फर्स्ट चैप्टर की नोट्स भी रेडी हैं, वो भी अगर आप चाहते हैं तो आप शिक्षा विशालिनी 1 टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।